अच्छा, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच टास्क इज परफॉर्म्ड बाय अ बुक कीपर। तो ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए कि जो एक बुक कीपर होता है ना, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये वाला होता है कि वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करे जर्नल्स में और उसके बाद फिर उनको लेजर्स में पोस्ट कर दे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए लिखी हुई है कि एनालाइजिंग अकाउंटिंग रेशियोज। तो ये जो काम है ये बेसिकली अकाउंटेंट का होता है या वो फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है, ये काम बुक कीपर का नहीं है। इंटरप्रेटिंग द इनकम स्टेटमेंट, ये काम भी जो है ना वो अकाउंटेंट का या फाइनेंशियल एनालिस्ट का होता है। ऑप्शन सी है कि पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल्स टू द लेजर्स, ये काम बुक कीपर का है। ये लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको ब्लू में लिख लेते हैं। और ऑप्शन डी है प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये भी जो काम है ना ये बेसिकली अकाउंटेंट का काम है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि बुक कीपर का जो काम है वो पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल्स टू द लेजर्स। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आ गई है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है क्योंकि जो अकाउंटिंग है ना वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम नहीं है, बल्कि उन ट्रांजैक्शंस की मेजरिंग, उनको एनालाइज करना, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसको रिपोर्ट करना और इसके साथ साथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बनाना, ये सारा काम भी अकाउंटिंग में शामिल है। ऑप्शन बी अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल नहीं लग रही क्योंकि जो बुक कीपिंग होती है ना उसका ये काम होता है। ऑप्शन सी है बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डाटा, ऑप्शन सी भी मुझे नहीं लग रही क्योंकि बुक कीपिंग का प्राइमरीली जो काम है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, ना कि कम्युनिकेट करना, ना कि एनालाइज करना फाइनेंशियल डाटा को। ये काम है ना ये बेसिकली अकाउंटिंग का काम है। ऑप्शन डी बुक कीपिंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये ऑप्शन भी नहीं लग रही क्योंकि जो रेशियो एनालिसिस है वो एक टूल है जो कि अकाउंटिंग में यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। आई जस्ट होप कि आपको समझ लग गई होगी। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज अ ट्रेडर रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट रिसीव। तो ऑप्शन ए है कैश बुक, तो ये वैसे ही कैश बुक ऑप्शन ठीक लग रही है बिकॉज जो 3 कॉलम कैश बुक होती है उसमें एक स्पेसिफिक कॉलम होता है डिस्काउंट्स का। ऑप्शन बी है जनरल जर्नल, ये ऑप्शन ठीक नहीं है बिकॉज जनरल जर्नल में वो तमाम एंट्रीज आती हैं जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्रीज फिट नहीं होती ना, लाइक जैसे ओपनिंग बैलेंसेस है, एसेट्स लायबिलिटीज, कैपिटल के क्लोजिंग एंट्रीज है, एक्सपेंसेस के, इनकम्स, डिविडेंड वगैरह आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे तो उसमें जो एक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको एडजस्ट किया जाता है। करेक्शन ऑफ एरर्स वगैरह की जो एंट्रीज है वो यहाँ पर आती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह की जो एंट्रीज है वो यहाँ पर होती हैं, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट वगैरह वो यहाँ पर आएगा। ऑप्शन सी हमारे पास है परचेजेज जनरल, ये हमें पता है कि ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है बिकॉज परचेजेज जनरल में क्रेडिट परचेजेज रिकॉर्ड होती हैं, और सेल जनरल भी ऑप्शन गलत है बिकॉज यहाँ पर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कैश बुक है, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है द एनालिसिस कॉलम of a petty cash book shows the following totals: postage $20, stationery 31. How should these totals be posted to the ledger? Option A है credit bank account with $51. अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्रेडिट जो करेंगे वो पेटी कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है क्रेडिट पोस्टेज अकाउंट विथ $20 एंड स्टेशनरी अकाउंट विथ $31। तो ये जो दोनों अकाउंट्स है ये बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है डेबिट कैश अकाउंट विद $51, तो ये ऑप्शन भी गलत है बिकॉज यहाँ पर हमारा कैश तो इंक्रीज कर नहीं रहा, तो ये गलत है। ऑप्शन डी है डेबिट पोस्टेज अकाउंट विद $20 एंड स्टेशनरी अकाउंट विद $31, ये ऑप्शन ठीक है बिकॉज ये दोनों ही एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। आई जस्ट होप आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि विच बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और ऑप्शन दिया हुआ है हमें ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। अब अगर ऑप्शन 1 को फिलहाल मैं इग्नोर करके देखूं तो जो ऑप्शन 3 है वो तो लाजमी रिकॉर्ड की जाती है, लाइक अगर परचेज इनवाइस है तो वो परचेज जनरल में लिखते हैं, अगर सेल्स इनवाइस है तो वो सेल जनरल में लिखी जाती है। तो हमने देखना है कि जिसको नहीं लिखा जाता तो ये इनवाइस तो लिखी जाती है, सो ऑप्शन ए तो नहीं बनता। ऑप्शन बी है 1 ओनली, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये चीज इग्नोर हो जाती है क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में नहीं लिखी जाती, तो ये ऑप्शन 4 भी साथ होना चाहिए था। इस वजह से जो बी ऑप्शन है 1 ओनली, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है 2, 3 एंड 4। 2 पे लिखा हुआ है डेबिट नोट, 3 पे लिखा हुआ है इनवाइस, इनवाइस तो लिखी जाती है, तो लिहाजा इसके अंदर एक ऐसी ऑप्शन मौजूद है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। डी है ऑप्शन 2 एंड 4 ओनली। अगर हम लोग अपने आप को फिलहाल बायर समझ लें, ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सेलर है वो हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है, वो ये
कहते हुए कि फॉर एग्जांपल जो हमें उसने गुड्स सप्लाई की उनकी प्राइस को किसी वजह से कम कर दिया कि वो प्राइस थोड़ी पहले ज्यादा लगी हुई थी, अब वो थोड़ी सी प्राइस कम चार्ज करेंगे, तो दैट मीन्स कि वो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो उसके जवाब में हम उसको डेबिट नोट इशू करेंगे कि हमारी लायबिलिटी भी पहले से कम हो गई। अब ये वाला जो डेबिट नोट हम इशू करेंगे इसको अपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में नहीं लिखेंगे, बिकॉज इस डेबिट नोट को हम रिकॉन्सिलिएशन के लिए यूज करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेबिट नोट है ये नहीं लिखा जाएगा। और इसके साथ जो ऑप्शन 4 लिखी हुई है, हमें पता है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो भी नहीं लिखी जाती बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन डी है 2 and 4 ओनली, तो ये सही है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि अ ट्रेडर हैज द फॉलोइंग लेजर अकाउंट, हीट एंड लाइट अकाउंट। ये वाला एक एक्सपेंस अकाउंट दिया हुआ है जिसमें ईयर 1 लिखा हुआ है जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में दिया हुआ है ना ओपनिंग, ये बेसिकली वो बैलेंस है जो पिछले साल ही इस साल यानी कि ईयर 1 के एक्सपेंसेस ये पे कर दिए गए। फिर दिसंबर 31 बैंक ये मतलब एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। फिर दिसंबर 31 में बैलेंस CD, इसका मतलब ये है कि इस साल के खर्चे अभी पे नहीं किए। फिर आगे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ईयर 1 दिसंबर 31 इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट शो करवा दी। अब लिखा हुआ है कि व्हाट डज द बैलेंस ऑन 1 जनवरी ईयर 2 रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए लिखी हुई है हीट एंड लाइट आउटस्टैंडिंग, ऑब्वियसली ये हमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रही है। ऑप्शन बी है हीट एंड लाइट रिफंडेड, नहीं ऐसा नहीं है तो ये रिफंडेड थोड़ी है। ऑप्शन सी है ओवर पेमेंट ऑफ हीट एंड लाइट, ये ओवर पेमेंट भी नहीं है, ये तो पैसे भी रहते हैं पे करने वाले। ऑप्शन डी है प्री पेमेंट ऑफ हीट एंड लाइट, तो ये प्री पेमेंट भी नहीं है बल्कि ये आउटस्टैंडिंग है। तो ऑप्शन ए हमारी राइट ऑप्शन है। आई जस्ट होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है which statement about a trial balance is correct? A, it is a list of the ledger balances on a particular date। ये बहुत एक्यूरेट लग रही है बिकॉज जो ट्रायल बैलेंस है वो स्पेसिफिक डेट्स पर तमाम लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं यानी उनके जो टोटल डेबिट्स हैं वो इक्वल होते हैं टोटल क्रेडिट्स के, अगर हर चीज बिल्कुल एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई है। ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी है इट इज अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये ऑप्शन ठीक नहीं लग रही क्योंकि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है उसकी हेल्प से ये समरी तैयार होती है, ये बजाते खुद पार्ट नहीं है डबल एंट्री सिस्टम का। ऑप्शन सी है इट इज प्रूफ दैट ऑल आइटम्स हैव बीन पोस्टेड टू द करेक्ट अकाउंट। ये भी गलत ऑप्शन है बिकॉज ट्रायल बैलेंस हमें पता है कि फिर भी बैलेंस हो सकता है अगर कुछ आइटम्स गलत अकाउंट्स में पोस्ट हो गई हों, ये आपने पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। ऑप्शन डी है इट इज प्रूफ दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है बिकॉज जो ट्रायल बैलेंस है वो फिर भी एग्री करता है, बैलेंस करता है, उनके साइड्स इक्वल होती हैं अगर कुछ ट्रांजैक्शंस को ओमिट कर दिया जाए, मिस हो जाए, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन मिस हो जाए तो फिर भी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होंगी। तो सही ऑप्शन हमारे पास ए है। आई जस्ट होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है Trevor prepared his financial statements for the year ended 31 December 2020. He then discovered that he had omitted to record a cash payment $240 for insurance for the 12 months ending 30 November 2021. What was the effect of this error on his statement of financial position? अच्छा, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए और 3 कॉलम्स दिए गए हैं। मतलब ये कि जो उसने एरर किया है उसका कैश पर क्या इफेक्ट निकलेगा, अदर रिसीवेबल्स है उस पर क्या इफेक्ट होगा और कैपिटल पर क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर यह बात देखने वाली है कि ट्रेवर के अपने बिजनेस का जो फाइनेंशियल पीरियड है वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, जबकि जो एक्सपेंस उसने किया है इंश्योरेंस का और जिसको लिखना भूल गए उसका जो स्टार्टिंग मंथ है वो बेसिकली 1 दिसंबर 2020 है और ये 12 महीने कंप्लीट हो रहे हैं अगले साल 2021 में 30 नवंबर पे जाके। दैट मीन्स कि ये जो 12 महीने का एक्सपेंस किया है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड किया जाएगा 2020 के पीरियड में और बाकी जो 11 मंथ्स है वो प्री पेड है और उनका ताल्लुक 2021 के एक्सपेंसेस के साथ है। ठीक है, अब हम यूं करते हैं कि $240 को डिवाइड कर लेते हैं 12 से, सो दैट हमें पता चल सके कि पर मंथ का एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और ये बनता है $20। दैट मीन्स कि ये जो $20 है ये बेसिकली दिसंबर 2020 के लिए है, जबकि अगर 240 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बाकी बचता है 220। इसका ताल्लुक 2021 के फाइनेंशियल पीरियड के साथ है। अब हम देखते हैं कि ये जो एरर ऑफ ओमिशन है इसका कैश पर क्या असर निकलेगा। अब कैश
हमारा एक एसेट है और ये एसेट $240 से डिक्रीज हो जाना चाहिए था बिकॉज पेमेंट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। सो दैट मीन्स के ये फाइनेंशियल पोजीशन में कैश जिस वैल्यू पर शो हो रहा है वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट से $240 ज्यादा शो हो रहा होगा बिकॉज उसमें से 240 की जो एक्सपेंस है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो दैट मीन्स कि जो हमारा कैश है वो ओवरस्टेटेड होगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि कैश कॉलम में ओवरस्टेटेड कहाँ लिखा है। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बस ये दो ऑप्शंस है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक आंसर इसका ठीक होगा। अब हम देखते हैं कि इस एरर ऑफ ओमिशन का अदर रिसीवेबल्स पर क्या इफेक्ट निकलेगा। अब ऐसा है कि $240 का ये जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है ये बेसिकली 12 मंथ्स के लिए है जो कि 30 नवंबर 2021 तक एंड हो रहा है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ दिसंबर 2020 का जो एक्सपेंस है वो रिलेट करता है इस करंट सेशन का, जबकि जो बाकी रिमेनिंग 11 मंथ्स का जो एक्सपेंस है वो रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो दैट मीन्स कि ये जो 11 मंथ्स का जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये बेसिकली एक अदर रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड होगा। अब चूंकि इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो दैट मीन्स कि ये $220 की जो अमाउंट प्रीपेड है ये बेसिकली अदर रिसीवेबल्स में लिखी ही नहीं गई। तो चूंकि लिखी ही नहीं गई तो इस टाइम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो अदर रिसीवेबल्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे उनमें ये अमाउंट शामिल नहीं है। जब ये अमाउंट शामिल नहीं है तो फिर ये अपनी ओरिजिनल अमाउंट से कम पर शो हो रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो अदर रिसीवेबल्स हैं ये $220 से अंडरस्टेटेड होंगे। ठीक होगी बात। अब हम इसके लिए देखते हैं कि हमारी ऑप्शन यहाँ पर अदर रिसीवेबल्स में कौन सी होगी, यानी कि $220 अंडरस्टेटेड होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी है और कोई भी नहीं है। तो फिलहाल हमें कैश में से $240 ओवरस्टेटेड और अदर रिसीवेबल में बी ऑप्शन हमें मिल गई है, वो $220 अंडरस्टेटेड है। अब हम देखते हैं कि इस एरर ऑफ ओमिशन का कैपिटल पर क्या इफेक्ट आएगा। अगेन ये जो इंश्योरेंस की पेमेंट है $240 की ये 12 मंथ्स के लिए है जो कि 30 नवंबर 2021 तक के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से सिर्फ एक महीने की जो पेमेंट है $20 वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस है करंट ईयर यानी कि 2020 के लिए। बाकी जो $220 है ये प्रीपेड एक्सपेंस है। अब चूंकि ट्रिवॉर ने इस एंटायर पेमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस का एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब चूंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्सपेंसेस ईयर 2020 के लिए लिखे गए उसमें $20 के बराबर जो एक्सपेंसेस है वो कम है। अब ये अगर एक्सपेंसेस कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि कम एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट हुए। जब कम एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट हुए तो जो प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट होने के बाद सामने आया तो उसमें ऑटोमेटिकली $20 ज्यादा शो हो रहा होगा। क्योंकि एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड हुए हैं तो कम एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए गए तो दैट इज वाई जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटमेंट में शो होगा। अब हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाके ऐड होता है। अब चूंकि प्रॉफिट ऑलरेडी $20 से ओवर स्टेटेड है तो यही अमाउंट जब कैपिटल में ऐड होगी तो कैपिटल भी $20 से ओवर स्टेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैपिटल में हमें कौन सी ऑप्शन मिलनी चाहिए। मतलब यह है कि हमारा जो कैपिटल है वो $20 से ओवर स्टेटेड होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए नहीं बनती, ऑप्शन बी $20 से ओवर स्टेटेड है और $20 लिखा हुआ है वो अंडरस्टेटेड लिखा हुआ नहीं। ऑप्शन बी ही बेहतर है कि $20 से ओवर स्टेटेड होगा कैपिटल। तो क्योंकि ये कैश में अदर रिसीवेबल्स में और कैपिटल में हमारी जो ऑप्शंस है वो मैच कर गई हैं तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है अ पेमेंट ऑफ $68 फॉर इंश्योरेंस हैज बीन एंटर्ड इन द इंश्योरेंस अकाउंट एज $86 व्हिच डबल एंट्री विल करेक्ट दिस। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें हर एक ऑप्शन में एक जर्नल एंट्री दी हुई है इसको करेक्ट करने के लिए, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, इस तरह के एरर्स को ट्रांसपोजिशन एरर्स कहते हैं जहां पर जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स करके लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर 68 को 86 लिख दिया गया। अगर हम विदाउट एरर इस एंट्री को देखें तो जो इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट है उसको $68 से डेबिट किया होगा और जो बिजनेस का कैश या बैंक अकाउंट है जो कि एक एसेट अकाउंट होता है क्रेडिट हुआ होगा $68 से। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अ पेमेंट ऑफ $68 फॉर इंश्योरेंस हैज बीन एंटर्ड इन द इंश्योरेंस अकाउंट एज 86। $68 लिखने के बजाय $86 लिखा होगा तो ये 86 माइनस 68 अमाउंट बनती है $18। तो $18 एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड होगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस अकाउंट
अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा $18 की अमाउंट के साथ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट साइड पे $18 इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट कहाँ कहाँ पर है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, नहीं ऑप्शन सी ही है सिर्फ, क्योंकि कैश अकाउंट या जो बैंक अकाउंट उनमें सही अमाउंट लिखी हुई है, तो हमारे पास अब डेबिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है। सो हम इसको इनिशियली सस्पेंस अकाउंट के साथ डेबिट करवा देंगे। तो अब देखते हैं कि डेबिट कॉलम में सस्पेंस अकाउंट विद $18 डेबिट कहाँ कहाँ पर है। ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी में डेबिट हाँ ये ठीक है, डी भी नहीं है, तो ऑप्शन सी डेबिट है। तो हमने देखा कि सी ऑप्शन में ही जो इंश्योरेंस है वो क्रेडिट है $18 के साथ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बिजनेस हैज रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट। द बैंक स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग एंट्रीज। नंबर 1 लिखा हुआ है, अ चेक इशूड टू अ क्रेडिट सप्लायर। नंबर 2 है, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। नंबर 3, अ मंथली रेंट पेमेंट मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। नंबर 4 है, चार्जेस मेड बाय द बैंक। विच आइटम्स अपीयर इन द डेबिट कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे कौन सी आइटम्स अपीयर होंगी। तो यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि जो आपकी कैश बुक की डेबिट साइड है वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड है, ठीक है, और जो आपकी यहाँ पर कैश बुक की क्रेडिट साइड है वो वहां पर बैंक की डेबिट साइड है। आई मीन जो पेमेंट्स आप कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं वो पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट में वहां पर डेबिट में शो हो रही होंगी। तो इसमें जो नंबर 1 है, अ चेक इशूड टू अ क्रेडिट सप्लायर। जब आपने किसी क्रेडिट सप्लायर को चेक इशू किया होगा तो आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, लेकिन यही जो चेक है ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे शो हो रहा होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। अ चेक रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। आपको जब कहीं से चेक मिला होगा तो आपने उसको कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखा है, लेकिन यही चेक बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे शो हो रहा होगा, तो ये क्रेडिट हुआ। नंबर 3 है, अ मंथली रेंट पेमेंट मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप इसको लिखते तो आप इसको कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखते, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में यही जो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है ये आपकी डेबिट साइड पे शो हो रही होगी। नंबर 4 है, चार्जेस मेड बाय द बैंक। तो आपके चूंकि एक्सपेंसेस हैं, अगर आप इसको अपने पास रिकॉर्ड करेंगे तो आप इसको कैश बुक की क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे, लेकिन यही जो बैंक चार्जेस है वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट में शो हो रहेंगे। तो इस तरह जो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ये हमें ऑप्शन सही लग रही है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये 1, 3 एंड 4 ये सही है। बाकी जो ऑप्शन है बी ये भी गलत है, सी ये भी गलत है, डी ये भी गलत है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन 31 में द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस showed a positive bank balance of $1,719. Comparing the bank statement with the cash book, the following items were discovered. The bank had charged $35 in error. Unpresented checks totaled $550. Uncredited deposit totaled $250. What was the cash book balance? तो हमने अब कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना है। बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस का मतलब ये है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि बिजनेस के अकाउंट में पैसे मौजूद है 1790, ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। हम लोग इसी बैलेंस से शुरू करेंगे और इस बैलेंस को लेके कैश बुक के बैलेंस तक मूव करेंगे। ठीक हो गया। द बैंक हैड चार्ज 35 इन एरर, यानी कि बैंक ने गलती से आपको चार्ज कर दिया 35। दैट मींस के बैंक ने आपको डेबिट कर दिया होगा, तो हम इसको वापस क्रेडिट कर लेते हैं। सिंस ऑलरेडी हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट के साथ ऐड हो जाएगा। हम इसको ऐड कर लेते हैं 1790 को 35 में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटल 550। अब ये वो चेक्स है जो बिजनेस ने इशू कर रखे हैं, ठीक है, अपने सप्लायर्स को, लेकिन सप्लायर्स ने अभी तक जाके पेमेंट नहीं ली वहां से, तो दैट इज वाई अनप्रेजेंटेड चेक्स है। और चूंकि हम बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं और उसको हम लोग लेकर जाना चाह रहे हैं कैश बुक के बराबर, तो चूंकि ये कैश बुक में ये एंट्री रिकॉर्डेड है, तो फिर बैंक स्टेटमेंट में भी फिलहाल हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर बैंक इसको रिकॉर्ड करेगा तो ऑब्वियसली वो इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, तो दैट मींस हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे और लिख लेते हैं -550। ठीक हो गया। देन उसके बाद अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स टोटल 250। मतलब ये हुआ कि वो चेक्स जो आपने बैंक में डिपॉजिट्स के लिए भिजवाए वो अभी तक अनक्रेडिटेड है, मतलब बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि बिजनेस ने इस अमाउंट को कैश बुक में डेबिट किया होगा, तो दैट इज वाई यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में इसको क्रेडिट करेंगे। सो क्रेडिट आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये प्लस 250 कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बन रहा है 1525। तो ये ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी ऑप्शन सी सही आंसर हमारा मैच कर गया, और ऑप्शन डी भी नहीं है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, नादिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 1 जुलाई लिखा हुआ है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस डेबिट है, और फिर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, और फिर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टोटल ऑफ सेल्स जर्नल दी हुई है, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैं, इरिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ, और इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन क्रेडिट अकाउंट। देयर वाज नो क्रेडिट बैलेंस ऑन द अकाउंट ऑन 1 अगस्त। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑन 1 अगस्त। हमें पता है जो हमारा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है उसकी डेबिट साइड पे वो तमाम आइटम्स
लिखी जाती हैं जिनकी वजह से हमारे जो रिसीवेबल्स हैं उनमें इंक्रीज आता है, और क्रेडिट साइड पे वो तमाम आइटम्स लिखी जाती हैं जिनकी वजह से हमारे रिसीवेबल्स में कमी आती है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। डेबिट साइड पे लिख लेते हैं ब्रॉट डाउन 1750 और क्रेडिट पे लिख लेते हैं हम 215। ठीक हो गया। बाकी जो टोटल ऑफ सेल जनरल, इसकी वजह से हमारे रिसीवेबल्स में इंक्रीज होगा, ये सेल्स है तो हम इसको डेबिट में लिख लेते हैं। उसके बाद टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जनरल है 360, इसकी वजह से हमारी जो रिसीवेबल्स हैं उसमें डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट में लिख लेते हैं। चेक्स रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, इसकी वजह से भी हमारे रिसीवेबल्स में डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। और इरिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ, इसकी वजह से भी जो रिसीवेबल्स है उसमें डिक्रीज होगा तो इसको भी क्रेडिट में लिख लेते हैं। फिर लिखा हुआ इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्रेडिट अकाउंट, इसकी वजह से हमारे जो रिसीवेबल्स है उसमें इंक्रीज आएगा तो इसको डेबिट में लिख लेते हैं। हमारी जो डेबिट साइड है वो बड़ी लग रही है, इसका टोटल हमने किया तो बना 7255। इसी टोटल को हम दूसरी साइड पे भी लिखते हैं और इसमें से तमाम ऊपर वाले जो अमाउंट्स हैं वो सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बैलेंस CD आ रहा है 1560, और ये ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में हमारी ये ऑप्शन मैच कर गई है। ऑप्शन सी और डी गलत है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है समीर रन्स अ कार हायर बिजनेस, ही रिसीव्ड कैश पेमेंट्स फॉर कार हायर, ही आल्सो रिसीव्ड द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ एन ओल्ड व्हीकल, विच टाइप ऑफ रिसीट्स वर देम। तो यहाँ ये बात देखने वाली है कि समीर का जो बिजनेस है वो बेसिकली कार हायर का है, तो कार हायर से उसको जो भी रेवेन्यू हो रहा है, जो भी इनकम उसको मिल रही है वो उसकी रेवेन्यू रिसीट्स है, और जो उसका ओल्ड व्हीकल है वो अगर सेल करेगा तो चूंकि बेसिकली उसने जो कार्स हैं वो अपने बिजनेस में यूज के लिए परचेज की होंगी, ऐसा कोई भी एसेट जो बिजनेस की एफिशिएंसी को, उसकी आउटपुट को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए परचेज किया जाए वो नॉन करंट एसेट है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कैपिटल एंड रेवेन्यू में से है। समीर जो है ना वो कार हायर का बिजनेस रन करता है, यहाँ से उसको जितनी भी इनकम होगी वो बेसिकली रेवेन्यू आइटम होगी। ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, यानी कि जो कार हायर की उसकी जो इनकम है वो रेवेन्यू है, वो ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है। लेकिन इसके साथ साथ उसको जो दूसरी जो प्रोसीड्स मिलती हैं वो ये है कि जब वो पुरानी कोई व्हीकल बेच देता है तो वहां से भी उसको पैसे आते। तो चूंकि जो पुरानी व्हीकल बेचता है बेसिकली उसने बिजनेस में यूज के लिए उसको खरीदा हुआ था, तो इस वजह से वहां से जो पैसे आएंगे वो उसकी कैपिटल रिसीट्स होगी। तो देखते हैं सी और डी में से कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं। ये ऑप्शन सी में है, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 15 है द फॉलोइंग लेजर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। रेंट रिसीवेबल अकाउंट दिया हुआ है। याद रखें कि जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है ये एक एसेट अकाउंट होता है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि विच एंट्री वाज मेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 फॉर रेंट रिसीवेबल। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2020 जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है जो कि $400 है। अच्छा, ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रेंट है जो बिजनेस एडवांस में रिसीव कर चुका हुआ है। ऐसा रेंट जो कि एडवांस में रिसीव कर लिया हो वो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाता है, और इसको पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट में इसलिए शो नहीं किया गया क्योंकि ये उस साल से रेलेवेंट नहीं था। अब इसको हम लोग इस साल में शो करवाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, बिकॉज दिस अमाउंट रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2020। इसके नीचे लिखा हुआ है दिसंबर 31 में बैंक, और $3600 लिखा हुआ है। ये बेसिकली वो रेंट है जो कि रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अगर इसकी जर्नल एंट्री देखी जाए तो उसमें बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा और जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ होगा। दैट मीन्स जितनी अमाउंट से ये रेंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है बेसिकली उतनी ही अमाउंट से बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, और बैंक अकाउंट भी एसेट है। ठीक हो गया। और डेबिट साइड में 2020 दिसंबर 31 में बैलेंस CD है जो कि $600 है। ये जो बैलेंस CD है ये भी अगेन बिजनेस ने जो रेंट है वो एडवांस में रिसीव कर लिया है, और ये दोबारा से बिजनेस पर एक लायबिलिटी बन जाएगी जो कि अगले सेशन में ये क्रेडिट साइड पर एज ए बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ठीक हो गया। जो $600 है इसका ताल्लुक ईयर 2020 से नहीं है, बिकॉज ये रिसीव्ड इन एडवांस है, और इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर 2021 में इनकम स्टेटमेंट में शो करवाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों साइड्स में से जो क्रेडिट साइड है 400 प्लस 3600, ये मुझे साइड ज्यादा लग रही है तो इसका टोटल करते हैं तो बनता है 4000। इसी टोटल को डेबिट साइड पे भी लिखते हैं और इसमें से ये $600 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3400, और ये 3400 की जो अमाउंट है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे इनकम स्टेटमेंट पे। तो अब देखते हैं एक ऑप्शन A, B, C, D में से कहाँ पर 3400 लिखा हुआ है। तो 3400 ये A और B में लिखा हुआ है। ऑप्शन A के साथ क्रेडिट
क्रेडिट लिखा हुआ है, ऑप्शन बी के साथ डेबिट लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो चूंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आई है वो बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है। इस हवाले से जो 3400 है वो बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए में जो 3400 क्रेडिट लिखा हुआ है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और जो ऑप्शन बी, सी और डी ये गलत है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, Mandeep depreciates his motor vehicles at the rate of 20% using the straight line method. A full year's depreciation is provided in the year of purchase. Mandeep bought a motor vehicle on 1 January 2017 for $20,000. On 1 June 2020, he bought a second motor vehicle for $10,000. What was the depreciation charge on motor vehicles for the year ended 31 December 2020? इसमें सिर्फ हमें ये फाइंड करना है कि 2020 में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की जाएगी। तो 2020 में मनदीप के पास दो मोटर व्हीकल्स हैं, एक वो जो उसने 2017 में परचेज की, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आ जाएगा 4,000। ठीक है, और प्लस इसमें आप जो 2020 में जो परचेज की है 10,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। अब इस पे कितनी कैलकुलेट करनी है, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ परचेज, यानी कि जिस साल परचेज किया जाता है उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। आपने यहाँ पर ये नहीं करना कि 6 महीने की लगा देंगे, जून से दिसंबर तक देखे 6 मंथ्स बनते हैं, वो नहीं करना। लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये पूरे साल की निकल आएगी $2,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा $6,000। तो $6,000 देखिए हमारे पास कहाँ पर है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाई डज अ ट्रेडर मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि टू एंश्योर अमाउंट्स ओइंग टू द बिजनेस फॉर विच पेमेंट इज अनलाइकली टू बी रिसीव्ड आर रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस। ये ऑप्शन ठीक लग रही है, बिकॉज जो डेट बिजनेस का जब डाउटफुल हो जाता है तो इट इज बेटर कि उसको आप एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करें और इनकम स्टेटमेंट में उसको शो करवाएं। तो ये ऑप्शन ठीक लग रही है। दूसरा लिखा हुआ है टू एंश्योर द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट ओवरस्टेटेड बाय प्रोवाइडिंग फॉर डेट्स व्हिच आर अनलाइकली टू बी पेड। ये ऑप्शन भी ठीक लग रही है, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती है वो बेसिकली इस चीज को एंश्योर करवाती है कि बैलेंस शीट ऑलमोस्ट एक्यूरेट फिगर शो करवाए रिसीवेबल से, यानी कि जो अमाउंट रिसीवेबल से मिलने के ज्यादा चांसेस हैं उतनी ही अमाउंट बैलेंस शीट में शो करवाई जाए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई क्रेडिट कस्टमर्स हु आर नॉट एबल टू सेटल देयर अकाउंट बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये ऑप्शन ना थोड़ी गलत लग रही है, बिकॉज इसमें ऐसा है क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो पर्पस होता है ना वो सिर्फ उससे भी ये होता है कि जो पॉसिबल लॉसेस हैं उसको एस्टिमेट किया जा सके, और उसका मकसद हरगिज ये नहीं होता कि उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो पे नहीं कर सके। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है टू प्रोवाइड फॉर द अमाउंट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स व्हिच आर अनपेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो इस चीज पर बेस करी है कि कौन कौन से डेट्स के बारे में डाउट है कि वो नहीं मिलेंगे, और ये सिर्फ इस बात पर बेस नहीं करती कि जो डेट्स नहीं मिले, जो अनपेड हो गए, बल्कि उस चीज पर बेस करती है कि कौन कौन से डेट्स मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अनपेड डेट्स होते हैं वो फिर भी उनके फ्यूचर में मिलने के चांसेस होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत लग रही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नीचे गिवन है वो है कि ऑप्शन ए 1 एंड 2 ये ऑप्शन ठीक है, बिकॉज हमने 1 एंड 2 को ब्लू में लिखा है और हमें पता है कि ये ठीक है। ऑप्शन बी है 3 एंड 4, हमने देखा है कि ये ठीक नहीं है। और ऑप्शन सी है 2 एंड 3 ओनली, ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन डी लिखी हुई है 2, 3 एंड 4, तो ये भी ठीक नहीं सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है व्हाई इज इन्वेंट्री वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऑप्शन ए लिखी हुई है टू अवॉइड ओवरस्टेटिंग करंट एसेट्स एंड सेल्स। अच्छा, ये जो ऑप्शन ए है ये बेसिकली दो चीजों को डिस्कस कर रहा है, एक तो करंट एसेट्स को डिस्कस कर रहा है और दूसरे नंबर पर सेल्स को डिस्कस कर रहा है। अच्छा, ये जो ऑप्शन ए है ये यहाँ तक तो ठीक है कि अवॉइड किया जाता है कि करंट एसेट्स जो है वो ओवरस्टेट ना हो जाए, क्योंकि अगर इन्वेंट्री को
ज्यादा प्राइस पर लिख लें तो करंट एसेट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे, लेकिन सेल्स पर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर इफेक्ट करती है, ना कि सेल्स रेवेन्यू पर। ऑप्शन बी लिखा हुआ है टू अवॉइड ओवरस्टेटिंग प्रॉफिट एंड करंट एसेट्स। ऑप्शन ए की तरह ऑप्शन बी भी दो पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है, एक तो प्रॉफिट है और दूसरा करंट एसेट्स है। यहाँ मुझे ऑप्शन बी जो है वो ठीक लग रही है। जिस प्राइस पर रियलिस्टिकली इन्वेंट्री सेल हो सकती है, अगर उस प्राइस से ज्यादा प्राइस पर इन्वेंट्री को इवेल्युएट कर लिया जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में आपने ज्यादा वैल्यू पर क्लोजिंग इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई। अब जब यही कम वैल्यू वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट होंगी सेल्स रेवेन्यू में से, तो अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जब ग्रॉस प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट पर या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर लिखा जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये होगा कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड होगी तो उसकी वजह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट एसेट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी है टू अवॉइड अंडरस्टेटिंग करंट एसेट्स एंड सेल्स। ऑप्शन ए और बी की तरह इसमें भी दो आइटम्स डिस्कस हो रही हैं, एसेट्स और सेल्स। अच्छा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत लग रही है क्योंकि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर लिखने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि करंट एसेट्स को अंडरस्टेट करके लिखा जाए, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि करंट एसेट्स को एक्यूरेट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाए। और जहां तक सेल्स की बात है तो फिर वही ऑप्शन ए वाली बात है कि सेल्स का कोई कंसर्न नहीं है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पर। ठीक है, ऑप्शन डी लिखा हुआ है टू अवॉइड अंडरस्टेटिंग प्रॉफिट एंड करंट एसेट्स। अगेन इसके भी दो पार्ट्स हैं, प्रॉफिट और करंट एसेट्स में ये बात कर रही है ऑप्शन। ऑप्शन डी भी गलत है बिकॉज इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर लिखने का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉफिट को अंडरस्टेट कर लिया जाए या करंट एसेट्स को अंडरस्टेट कर लिया जाए, जैसे मैंने कि ऑप्शन सी में बताया। इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि करंट एसेट्स को अंडरस्टेट कर लिया जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए, सी और डी गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंडी वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट कॉस्ट। दिस वैल्यूएशन इनकरेक्टली इंक्लूडेड डैमेज्ड गुड्स कॉस्टिंग $300. Cindy estimated these goods could be sold for $100. What is the effect of correcting the inventory valuation? अच्छा, अब हमने यहाँ बताना ये है कि अगर इन्वेंट्री की वैल्यू को करेक्ट कर लिया जाए तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट पर, प्रॉफिट फॉर द ईयर पर और करंट एसेट्स पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर ये डिक्रीज होंगे तो कितनी अमाउंट से डिक्रीज होंगे, और अगर ये इंक्रीज होंगे तो कितनी अमाउंट से इंक्रीज होंगे। सिंडी ने इनकरेक्टली जो डैमेज्ड गुड्स थी उनको $300 पर रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि उन डैमेज्ड गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस थी वो $300 थी, जिस पर इसको रिकॉर्ड कर लिया गया। जबकि आपको पता ही है जो डैमेज्ड गुड्स होती हैं उनको कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम हो उस पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया। अब चूंकि नीचे लिखा हुआ है कि इन गुड्स को $100 पर सेल किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इनकरेक्टली जो रिकॉर्ड की गई है $300, उसकी वजह से जो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो $300 से इंक्रीज कर जाए। तो चूंकि जो इन्वेंट्री है वो करंट एसेट का पार्ट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट एसेट्स हैं वो भी $300 से इंक्रीज कर जाएंगे। अगर इसको करेक्ट किया जाए तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर और जो करंट एसेट्स हैं ये डिक्रीज कर जाएंगे। उसके रीजन ये है कि जो वैल्यू है वो $300 नहीं बल्कि $100 पर होनी चाहिए थी रिकॉर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि 300 पे रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्ड उसको 100 पे होना चाहिए था, तो 200 की अमाउंट से ज्यादा वैल्यू रिकॉर्डेड है। तो जितनी अमाउंट से ये ज्यादा रिकॉर्डेड है तो उतनी ही अमाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज करेगा, उतनी ही अमाउंट से प्रॉफिट फॉर द ईयर भी डिक्रीज करेगा और करंट एसेट्स भी उतनी ही अमाउंट से डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन ए में ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय $200, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज बाय $200, करंट एसेट्स डिक्रीजेस बाय $200। तो ऑप्शन ए मुझे सही लग रही है, जबकि ऑप्शन बी 300 पे लिखी हुई नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी $100 पे, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी $200 पे लिखी हुई है स्टार्टिंग में, ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है विच बिजनेस इज नॉट अ सर्विस बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में
दिए गए तमाम ऑप्शंस में हर वो ऑप्शन जिसमें सर्विस बिजनेस लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। ऑप्शन ए लिखी हुई है अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस। याद रखें कि अकाउंटेंट की जो प्रैक्टिस है वो प्राइमरीली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइस हो गई, ऑडिटिंग हो गई और टैक्स प्रिपरेशन हो गई। ऑप्शन बी है कंप्यूटर रिपेयर शॉप। अब जो कंप्यूटर रिपेयर शॉप है इसका जो प्राइमरीली काम है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से ये एक सर्विस बिजनेस बन जाता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। ऑप्शन सी है फ्लावर शॉप। अच्छा, जो फ्लावर शॉप है इसका बेसिक जो काम है ये फिजिकल प्रोडक्ट है इनके पास जिसको ये सेल कर रहे हैं, तो इस वजह से जो फ्लावर शॉप बिजनेस है वो बेसिकली एक नॉन सर्विस बिजनेस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रही है। ऑप्शन डी है हेयर ड्रेसिंग सैलून। अब जो हेयर ड्रेसिंग सैलून है इनका काम हेयर कटिंग या जो स्टाइलिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना होता है, जिसकी वजह से ये बिजनेस भी एक सर्विस बिजनेस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। Question number 21 है A trader was preparing her statement of financial position at 30 June 2021. She had 4 bank loans. तो ये 4 बैंक लोन्स दिए हुए हैं और आगे डेट रीपेएबल लिखी हुई है और उनकी अमाउंट लिखी हुई है। तो जो लोन 1 है वो 1 दिसंबर 2021 को रीपे करना होगा 5000 का। इसी तरीके से जो दूसरा लोन है वो 1 दिसंबर 2022 को पे करना होगा 10000 का। थर्ड जो लोन है वो 1 सितंबर 2023 को पे करना है 8000 का और जो आखिरी लोन है वो 1 दिसंबर 2025 को पे करना है 6000 का। नीचे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स दैट शुड बी रिकॉर्डेड एज नॉन करंट लायबिलिटीज एट 30 जून 2021। ऑप्शन दी हुई नीचे ए बी सी डी दी हुई है। अच्छा, ये चीज नोट कर ले कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 जून 2021 को एंड हो रहा है। तो इस एंडिंग डेट ऑफ 30 जून 2021 के बाद अगर कोई लोन 12 मंथ्स के अंदर अंदर रीपेएबल है तो वो करंट लायबिलिटीज में है। लेकिन अगर कोई लोन इस 30 जून 2021 के बाद 12 महीने के बाद रीपेएबल है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। ठीक होगी बात। चले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा लोन कितनी देर बाद पे करना है। ये जो फर्स्ट लोन है ये 30 जून 2021 के बाद इसको 5 मंथ्स के बाद इसको पे करना है तो ये करंट लायबिलिटी है। सेकंड लोन को 1 ईयर और 5 मंथ्स लगेंगे, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। थर्ड जो लोन है इसको 2 ईयर्स और 2 मंथ लगेंगे, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है। और जो लास्ट लोन नंबर 4 है इसको 4 इयर्स और 5 मंथ्स लगेंगे तो ये भी नॉन करंट लायबिलिटीज है। तो लोन नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये अमाउंट बनती है 24,000। तो ऑप्शन है डी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है व्हाट इज शोन इन अ पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन ए है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। ये जो कैपिटल की अमाउंट होती है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। ऑप्शन बी है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर्स। ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है क्योंकि जो पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो जो टर्म्स लिखी गई हैं प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके हिसाब से जो अमाउंट है वो पार्टनर्स को दे दी जाती है। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपको पता है कि जो पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट होता है और अगर लॉस हुआ हो पिछले जो ब्रॉड डाउन करना है हम लोगों ने तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। इसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। सैलरीज टू पार्टनर्स जो पे की जाती हैं वो भी इसकी डेबिट साइड में आती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है बिकॉज ये बिजनेस की इनकम होती है। तो यूं ये तमाम चीजें एडजस्ट करने के बाद जो बाकी अमाउंट बच जाती है, जो रेजिडुअल होता है प्रॉफिट या लॉस होता है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन बी है वो मुझे ठीक लग रही है। अच्छा, ये ऑप्शन सी लिखी हुई है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंसेस। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि जो करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन लिखी हुई है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये चूंकि एक्सपेंस होता है इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक होगी बात। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन बी है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर्स, ये एक सही ऑप्शन है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है कि रेजिड एंड सुनील formed a partnership on 1 January 2019 but not prepared a partnership agreement. They provided the following information. Capital introduced 1 January 2019 को दिया हुआ दोनों का, रेजिड का 40,000 है और सुनील का 20,000 है। During the year ended 31 December 2019 ड्राइंग्स की हैं, रेजिड ने 5,000 की, सुनील ने 3,500 की। शेयर ऑफ वर्क जो है दोनों का 50-50% है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि they decided to draw up a partnership agreement for future years. Which item would be most beneficial to Rajid in
2020। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट ईयर है ये तो दिसंबर 2019 में ही खत्म हो गया और 2020 के लिए वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो पूछा ये जा रहा है कि 2020 से जो एग्रीमेंट चलेगा उसमें रजित को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा जी, हम लोग देखें तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है रजित ने वो 40,000 जबकि सुनील ने 20,000। तो अगर इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेट्स से अगर 10% भी हो तो 40,000 का 10% 4,000 मिलेगा रजित को और 20,000 का 10% अगर लिया जाए तो वो 2,000 बनेगा दूसरे पार्टनर यानी कि सुनील का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पॉइंट है वो अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो इसको बेनिफिट ज्यादा होगा रजित को, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन तो लग रही है ठीक वाली, ऑप्शन ए मुझे ठीक लग रही है। ऑप्शन बी लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो देखा जाए तो रजित की जो ड्राइंग्स हैं वो $5,000 की हैं जबकि सुनील की 3,500 है। तो इसी तरीके से मतलब जो भी परसेंटेज लगाई जाएगी उस हिसाब से जो रजित की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो ज्यादा बनेगी, बिकॉज ये जो पार्टनर है ये वाला ये ज्यादा ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हुई तो ये नुकसान देगा इसको रजित को। ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन बी नहीं बनती। ऑप्शन सी है लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स। अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट इंक्लूड किया जाए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो ऑल्दो कि ये दोनों के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, लेकिन अगर रजित की थोड़ी सी हैबिट है कि वो थोड़ा ज्यादा ड्राइंग्स करते हैं तो ये उनके लिए एक कंस्ट्रेंट होगा और उनको फायदे की जगह पर रेस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी नहीं लग रही। ऑप्शन डी है पार्टनरशिप सैलरीज। अब चूंकि दोनों का जो वर्क शेयर है वो सेम है, 50% है दोनों का, तो दैट इज वाई जो सैलरीज दोनों की डिसाइड होंगी वो भी तो इक्वल ही होंगी। तो नो डाउट के मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों को ही इक्वल जो शेयर ऑफ अमाउंट है वो मिलेगी। लेकिन अगर बेनिफिट देखा जाए तो मतलब वैसे बेनिफिट है सैलरीज का, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है ओवर सुनील। मतलब जितना सुनील को बेनिफिट है उतना ही रजित को है, तो इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी भी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है कि a company supplied the following information: issued and paid up share capital दिया हुआ 300,000 का, जनरल रिजर्व्स दिए हुए 45,000 के, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है 8,000 का, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 35,000 की और 6% डिबेंचर्स दिए हुए 25,000 के। पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल इक्विटी। तो इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं जनरल रिजर्व्स को और साथ ही ऐड कर दिया जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है वो 300,000 का है, जनरल रिजर्व्स जो है वो 45,000 के हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो 35,000 की हैं। तो अगर इन तमाम अमाउंट्स को ऐड किया जाए तो टोटल इक्विटी बनती है 380,000 की। तो यहाँ पर जो 380,000 है ये ऑप्शन बनती है सी। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है विच अप्लाई टू बोथ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई हैं कि नो वोटिंग राइट्स, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न और फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने इन तीनों चीजों को बारी बारी देखना है, डिबेंचर्स के साथ और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। चलें डिबेंचर्स के साथ देखते हैं कि नो वोटिंग राइट्स। बेसिकली जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ये लेंडर्स होते हैं, ओनर्स नहीं होते। सो इनको कंपनी की मीटिंग्स में वोट करने का कोई राइट नहीं होता। इसी तरह जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो आम तौर पर इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं लाइक जैसे डिविडेंड डिफॉल्ट हो गया। डिविडेंड डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको जो प्रोमिस्ड फिक्स्ड डिविडेंड है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल 8% प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉमिस किया हुआ है वो उनको नहीं मिलता या उसमें डिले हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम डिविडेंड डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। तो जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि जिसमें डिविडेंड
कंटिन्यूसली 2 साल या स्पेसिफाइड पीरियड तक उनको ना मिले, वो अनपेड रहे, तो लॉ उन्हें वोटिंग राइट्स टेम्पोरेरीली दे देता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और जैसे ही डिविडेंड ड्यूज क्लियर हो जाते हैं तो इनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो वापस छीन लिए जाते हैं। ठीक हो गया। नो वोटिंग राइट्स मतलब ये ऑप्शन ठीक लग रही है, यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं। अच्छा, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न में बात कुछ ऐसी है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती हैं रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी प्रॉफिट। इसी तरह अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो इनको भी फिक्स्ड डिविडेंड रेट जैसा कि एज ए परसेंटेज स्टेटेड होता है वो इनको मिलता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रही है, इसको टिक कर लेते हैं। और थर्ड लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो डिबेंचर्स होते हैं ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है, सो इनको कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर्स का कैपिटल प्लस जो शेयर होल्डर्स के अलावा किसी भी तरीके से फाइनेंस रेज करके वो बिजनेस को दिया जाए तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो यूं जो डिबेंचर्स हैं उनको कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड किया जाता है, ये ऑप्शन ठीक लग रही है। इसी तरीके से अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर्स फंड्स का एक पार्ट है, सो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसीडर किया जाता है, इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये वाली ऑप्शन भी ठीक लग रही है, इसको भी टिक कर लेते हैं। तो यूं जो ऑप्शन ए है उसमें तीनों टिक हमारे ब्लू हो गए हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए ही इसका एग्जैक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी जो है ना, इसमें किसी जगह पर टिक लगाया इन्होंने, किसी जगह पे क्रॉस लगाया, दैट मीन्स कि ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है कि द AB Sports Club runs a cafe for the use of members. The treasurer prepared draft financial statements which showed a deficit of $700 and an accumulated fund of $4,600. He then discovered that the closing inventory of the cafe had been overvalued by $50. How much were the deficit and the accumulated fund after the inventory valuation had been corrected? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ हमने इनको करेक्ट करके देखना है कि करेक्ट करने के बाद यानी कि अगर ये मिस्टेक ना हुई होती तो डेफिसिट कितना होता और एक्यूमुलेटेड फंड कितना होता। 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस हमें गिवन है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा, याद रखें कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो जाए, मतलब अपनी असल अमाउंट से ज्यादा पर रिकॉर्ड हो जाए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। वो इस तरह के क्लोजिंग इन्वेंट्री जब अपनी असल अमाउंट की बजाय ज्यादा अमाउंट से माइनस होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो अंडरस्टेटेड हो जाएगी। ठीक है। और जब ये अंडरस्टेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब सेल्स में से माइनस करेंगे तो जीपी जो है ना वो ज्यादा शो होगा। ठीक हो गया। जब इसी ओवरस्टेटेड जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो जो डेफिसिट आएगा वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट से कम शो होगा। ठीक है। और जब यही ओरिजिनल अमाउंट से कम अमाउंट पे जो डेफिसिट शो हो रहा होगा, जब इसको माइनस करवाएंगे अपने कैपिटल से या अपने एक्यूमुलेटेड फंड से, तो वो भी ओवरस्टेटेड नजर आएगा। ठीक है। चलें, बात यूं समझ नहीं आएगी, हम थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें कि हम लोग चलें ये 2 कंपैरिजन ले लेते हैं, एक रॉन्ग कंपैरिजन ले लेते हैं, दूसरा करेक्ट ले लेते हैं और एज्यूम करें कि हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 500 है और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं परचेजेस 2000 की और इसमें से लेस कर देते हैं 600 की क्लोजिंग इन्वेंट्री, जबकि इसको 550 का होना चाहिए था, ये भी हम एज्यूम कर लेते। ठीक है। अच्छा, रॉन्ग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आई है, वो है 1900 की और जो करेक्ट होनी चाहिए थी वो है 1950 की। दैट मीन्स के हमारी जो रॉन्ग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो $50 से अंडरस्टेट हो गई है। ठीक है। मतलब हमारी पहली बात तो ठीक हो गई ना कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो अंडरस्टेटेड हो जाएगी। अच्छा, चले मान लें कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो 3000 की हैं और जब इन 3000 में से अपनी जो रॉन्ग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1900 की जब ये माइनस करवाएंगे तो जीपी हमारे पास आएगा 1100 का। ठीक है। लेकिन जब इन्हीं सेल्स में से हम अपनी जो ओरिजिनल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1950 का अगर वो माइनस करवाते तो हमारे पास जीपी आता है 1050 का। तो अब ये देख लेंगे जो रॉन्ग जीपी है वो 1100 का है, जबकि होना इसको चाहिए था 1050 का। दैट मीन्स कि जो जीपी है इस ओवर वैल्यूएशन की वजह से वो ओवरस्टेट हो गया है $50 से। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी दूसरी बात भी ठीक होगी कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ओवरस्टेट हो गया है। ठीक है। अच्छा, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो अदर एक्सपेंसेस
हैं वो 1800 के हैं। जब इसी रॉन्ग जीपी यानी कि 1100 में से जब 1800 के एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा जो डेफिसिट आएगा वो है 700 का, ठीक है। लेकिन अगर जीपी सही तरीके से रिकॉर्ड होता यानी कि 1050 तो उसमें से जब यही अदर एक्सपेंसेस यानी कि 1800 माइनस किए जाते तो हमारा जो डेफिसिट है वो 750 आता। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रॉन्ग डेफिसिट है वो 700 का है, जबकि जो करेक्ट होना चाहिए था वो 750 का होना चाहिए था। मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेफिसिट है वो कम रिकॉर्ड हुआ है, यानी डेफिसिट अंडरस्टेटेड हो गया, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो तीसरी बात है वो भी ठीक हो गई कि जो डेफिसिट है वो हमारा अंडरस्टेट हो गया है $50 से, ठीक हो गया। कि हमने चूंकि देखना है कि करेक्शन के बाद अगर हम लोग करेक्ट कर लेते तो डेफिसिट क्या होता, तो हमारा जो करेक्टेड डेफिसिट है वो है 750 का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी में देखें तो जो डेफिसिट का कॉलम है उसमें ऑप्शन सी और डी ये दो शो करवा रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर 750 लिखा हुआ है। चलें अब आ जाते हैं हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की तरफ। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 4600 का। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 4600 आया है इसमें से जो रॉन्ग डेफिसिट है वही सब्ट्रैक्ट किया होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि $50 कम सब्ट्रैक्ट हुए। जब वो कम सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो $4600 की आई है, लेकिन हमें तो डेफिसिट माइनस करवाना था 750 का, ना कि 700 का। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से $50 और माइनस करवाएंगे ताकि जो डेफिसिट एक्चुअल है 750 का वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 700 तो सब्ट्रैक्ट हो चुका है ना, अब तो 750 होना चाहिए था। तो 50 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनती है 4550। और ये देखते हैं हम लोग अपने एक्यूमुलेटेड फंड में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन ए और सी, लेकिन ए तो ऑप्शन है ही नहीं बिकॉज उसमें डेफिसिट हमारा मैच नहीं करता। तो ऑप्शन सी में हमारा डेफिसिट भी मैच कर जाता है और एक्यूमुलेटेड फंड जो है 4550 का वो भी मैच कर जाता है। तो यूं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि विच अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेजरर ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ ऑल द मनीज रिसीव्ड एंड पेड आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये हुआ कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो तमाम कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो यानी कि जो कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है उसकी समरी देती हो, ठीक है। ऑप्शन ए लिखी हुई है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ये कैश बुक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट बैलेंस के साथ मैच करने पर फोकस करती है, ठीक हो गया। और ऑप्शन बी लिखी हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्रूवल बेसिस पर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर को शो करती है, ना कि समरी ऑफ ऑल द मनीज यानी कि कैश की रिसीविंग और पेमेंट्स, ये इसको बिल्कुल भी शो नहीं करती, ठीक है। ऑप्शन सी लिखी हुई है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये ऑप्शन ठीक है और सही लग रही है क्योंकि ये ऑल मनीज यानी कि कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस की समरी शो करती है। आप यूं कह लें कि ये कैश बुक समरी की तरह होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी ठीक लग रही है। ऑप्शन डी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ये एट द एंड ऑफ ईयर क्लब के तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज और एक्यूमुलेटेड फंड को शो करवाती है, ना कि ऑल द मनीज यानी कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। ये कैश की रिसीविंग और कैश की पेमेंट्स को बिल्कुल भी डील नहीं करती। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओड रेंट ऑन इट्स फैक्ट्री। द बिजनेस एडजस्टेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू करेक्ट टू अकाउंट फॉर दिस। व्हाट इफेक्ट्स डिड दिस एडजस्टमेंट हैव? प्राइम कॉस्ट पे कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं और ग्रॉस प्रॉफिट्स पे कुछ इफेक्ट्स इंक्रीज और डिक्रीज के दिए हुए हैं, ठीक है। हमने ये एनालाइज करना है कि अगर फैक्ट्री रेंट को एडजस्ट यानी कि रिकॉर्ड कर लिया जाए तो ये प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ग्रॉस प्रॉफिट को किस तरह इफेक्ट करेगा, ठीक है। याद रखिए कि रेंट ऑन फैक्ट्री एक फैक्ट्री एक्सपेंस है और इस वजह से ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। जब बिजनेस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट किया होगा तो इसका मतलब है कि बिजनेस ने रेंट ऑन फैक्ट्री को एज एन एक्सपेंस बुक कर लिया होगा। अब चूंकि रेंट एक इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है जबकि प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, तो इसका प्राइम कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखें, चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स होती है, तो जब रेंट ऑन फैक्ट्री को एज अ फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट पर इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब फैक्ट्री रेंट को एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इससे ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। तो आपने देखा कि ऑप्शन बी पर हमारे सारे एनालिसिस करेक्ट हैं, तो यूं ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हाट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरर। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है। लेट्स एनालाइज ईच ऑप्शन एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट वन। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट को समझने का गोल्डन रूल समझ लें, और वो ये है कि कैन यू इजीली एंड कन्वीनियंटली ट्रेस दिस कॉस्ट टू वन स्पेसिफिक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका जवाब हाँ है तो कॉस्ट डायरेक्ट है, लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड है। ठीक हो गया, चलें ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कैरिज आउटवर्ड्स। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि ये बेसिकली कस्टमर्स को फिनिश्ड गुड्स शिप करने की कॉस्ट होती है। आप यूं कह लें कि गुड्स को सेल करने की कॉस्ट होती है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक एलिमेंट है। ठीक हो गया। ऑप्शन बी है डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है क्योंकि डिलीवरी व्हीकल फिनिश्ड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होती है, ना कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, सो इसकी डेप्रिसिएशन को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, और आपको पता ही है कि इस कैटेगरी के एक्सपेंस को इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी है फैक्ट्री सुपरवाइजर्स सैलरी। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी सा है क्योंकि जो फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी में वर्ड फैक्ट्री लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि FOH में लिखा जाता है। वेरी क्लियर बात यह है कि फैक्ट्री सुपरवाइजर को जो सैलरी पे की जाती है, इसको प्रैक्टिकली सिंगल यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट में ट्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। ऑप्शन डी है प्रोडक्शन रॉयल्टीज। इसका एनालिसिस ये है कि अगर आपको किसी पेटेंटेड डिजाइन या फार्मूला का लाइसेंस लेना है, हर प्रोडक्ट बनाने के लिए हर एक यूनिट के लिए आपको एक फिक्स्ड रॉयल्टी फी देनी पड़ती है। तो इस रॉयल्टी कॉस्ट को आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूनिट की कॉस्ट से इजीली ट्रेस कर सकते हैं, यानी हर बनाई गई यूनिट के लिए आप कह सकते हैं कि इस यूनिट पर इतनी रॉयल्टी लगी है, इसलिए प्रोडक्शन रॉयल्टीज को डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के बाद प्राइम कॉस्ट का एक हिस्सा बन जाती है। तो ये ऑप्शन ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है कि अ बिजनेस यूजेस 20% markup to arrive at its selling prices. During the year, it made purchases of 35,000 and the inventory decreased from 7,000 to 2,000. इसका मतलब ये हुआ कि 7,000 इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, जो 35,000 इसकी परचेजेस के बाद 2,000 रह गई, यानी कि 2,000 इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। नीचे लिखा हुआ है कि What was the revenue for the year, यानी कि हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है, और नीचे पॉसिबल सेल्स की 4 ऑप्शंस गिवन है और इनमें से एक करेक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट गिवन है कि ये बिजनेस सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए 20% मार्कअप यूज करता है, और मार्कअप बेसिकली प्रॉफिट होता है, और ये हमेशा कॉस्ट पर यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 100% और इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 20% यानी कि प्रॉफिट ऐड करने पर आती है, ठीक है। लेकिन हमने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 7,000 और परचेजेस हैं 35,000, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,000। तो प्लस माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 40,000, ठीक हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 100% ऑफ 40,000 और इसमें ऐड कर लेते हैं 20% ऑफ 40,000 और 40,000 का 100% 40,000 ही लिख लेते हैं और 40,000 का 20% होता है 8,000। तो इन दोनों को ऐड करके सेलिंग प्राइस आ गई 48,000 और हमारा ये आंसर ऑप्शन डी के साथ मैच कर गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हम इसी को एक दूसरी अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो मार्कअप कैलकुलेट हो जाएगा। मार्कअप है 20% और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो इसकी जगह x लिख लेते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 40,000। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल है 20% मल्टीप्लाइड बाय 40,000 के, जो कि बनता है 8,000। अब चूँकि बिजनेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता है, तो लिख लेते हैं 40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्लस 8,000 प्रॉफिट का, तो सेलिंग प्राइस बन गई 48,000। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है कि व्हाट इज नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से एक करेक्ट है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती है ना, इसे आप बैलेंस शीट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि बैलेंस शीट फॉर्मल होती है, डबल एंट्री सिस्टम से बनाई हुई होती है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, भले ही हमारे पास प्रॉपर लेजर्स ना बने हो, ठीक है। ऑप्शन ए लिखी हुई है कि ट्रायल बैलेंस, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो तब बनाई जाती है जब हमारे पास पूरा डबल एंट्री सिस्टम मौजूद हो, हमारे पास सब कुछ है, लेजर्स हैं, जर्नल्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कॉन्सेप्ट यूज ही तब होता है जब ये सब सिस्टम नहीं होता या इनकम्प्लीट होता है। ऑप्शन बी लिखी हुई है कि एन इनकम स्टेटमेंट, ये ऑप्शन भी गलत ही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, बल्कि ये तो खुद एक सेपरेट स्टेटमेंट है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करती है, ठीक हो गया। ऑप्शन सी लिखी हुई है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये रिकॉर्ड कीपिंग की इनिशियल बुक्स होती हैं, जैसा कि सेल्स डे बुक हो गई, परचेजेस डे बुक हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है। और मजीद ये कि ये जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती हैं, ठीक हो गया। ऑप्शन डी लिखी हुई है कि वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए हमें लेजर्स नहीं चाहिए, हमें ट्रायल बैलेंस नहीं चाहिए, हमें तो बस एसेट्स की वैल्यूज और लायबिलिटीज की वैल्यूज चाहिए। इन्हीं वैल्यूज को ऐड करके हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है कि अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस और ट्रेड पेएबल्स दिए हुए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द ट्रेडर्स ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है जिनमें हर एक के साथ एक नंबर और साथ में डेज लिखा हुआ है। याद रखें कि ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर का मतलब होता है कि बिजनेस जो क्रेडिट परचेजेस करता है उसकी पेमेंट कितनी जल्दी करता है, ठीक है। ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए एवरेज ट्रेड पेएबल्स को डिवाइड करते हैं क्रेडिट परचेजेस से एंड देन मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 से, तो टर्नओवर नंबर ऑफ डेज में आ जाता है, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेएबल्स का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ
ट्रेड पेएबल्स एट द ईयर एंड यानी कि क्लोजिंग ही दिए हुए हैं, तो हम इन्हीं को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स हैं 14,000 के और क्रेडिट परचेजेस हैं 108,000 की। कैश परचेजेस यहाँ कंसिडर नहीं की जाती और जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको 365 से तो आंसर आया है 47.31 और याद रखेंगे ये डेज है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर किस ऑप्शन के साथ मैच करता है। तो ऑप्शन डी के साथ एग्जैक्ट मैच तो नहीं हुआ लेकिन इसके बिल्कुल करीब करीब है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 48 डेज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है कि जॉर्ज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और नीचे नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड्स रिसीवेबल्स एंड ट्रेड्स पेएबल दिए हुए हैं एंड देन लिखा हुआ है कि हिज लिक्विड यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो वाज 1.2:1। इसका मतलब है कि हर $1 की लायबिलिटी पे करने के लिए बिजनेस के पास $1.2 हैं। ठीक, एंड देन लिखा हुआ है कि व्हाट वाज हिज बैंक ओवरड्राफ्ट। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको पता ही है कि एसेट टेस्ट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और देन इसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज के साथ। अब चूंकि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट फाइंड करना है और आपको पता ही है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये करंट लायबिलिटी है, तो इसलिए इसको करंट लायबिलिटीज में एक्स एज्यूम करके ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि बाय द एंड हमने इसी को यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट को ही फाइंड करना है। ठीक हो गया, चलें जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेते हैं 9600 प्लस 1.2x जो के इक्वल है 18,000 के। ठीक है, 9600 को राइट साइड पर शिफ्ट करके जब 1.2 से डिवाइड किया तो आंसर आया है 7,000 जो ऑप्शन ए के साथ मैच कर गया। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग रेशियोज हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर अ ट्रेडर। प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 15% ईयर 1 के लिए और 20% दिया हुआ है ईयर 2 के लिए। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि रोज दिया हुआ है 9% ईयर 1 के लिए और 6% दिया हुआ है ईयर 2 के लिए। नीचे लिखा हुआ है कि व्हाट एक्सप्लेन्स these changes। अच्छा जी, सिचुएशन को जरा एनालाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100%। चले सिंपलेस्ट वर्ड्स में बात को समझते हैं। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस में या सेल्स वॉल्यूम में कितना हिस्सा या कितनी अमाउंट प्रॉफिट की है। ठीक है, दिए गए क्वेश्चन के सिनेरियो के हिसाब से ईयर 1 में फॉर एग्जांपल हर $100 की सेल्स पर $15 प्रॉफिट आ रहा था और ईयर 2 में हर $100 की सेल्स पर यही प्रॉफिट इंक्रीज होकर 20% हो गया। रीजन कोई भी हो सकती है यानी कि प्रॉफिट रेट पहले से इंक्रीज हो गया या एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कर लिया वगैरह वगैरह। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया। रोज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब होता है कि बिजनेस कैपिटल के हर $100 के अगेंस्ट कितना रिटर्न यानी कि प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अगर रोज पहले से कम हुआ है तो श्योरली किसी भी फैक्टर की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो एज ए डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉफिट मार्जिन ईयर 2 में इंक्रीज हुआ है लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड एज ए डिनोमिनेटर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया ईयर 2 में कि इंक्रीज्ड प्रॉफिट एज ए न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है इस रेशियो में फिर भी कम है और जब स्मॉलर न्यूमिनेटर हायर डिनोमिनेटर से डिवाइड हुआ तो ईयर 2 में रोज प्रीवियस ईयर से कम आ गया। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। मतलब ये हुआ कि सेकंड ईयर में प्रॉफिट नो डाउट बढ़ा लेकिन जो नीचे वाली अमाउंट कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो
उससे भी ज्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से जो रोस है वो पहले से कम हुई। चले अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए लिखी हुई है कि ड्राइंग्स हैव इंक्रीज्ड बाय मोर देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करती है और इंक्रीज्ड ड्राइंग्स का मतलब है कि कैपिटल एम्प्लॉयड एज ए डिनोमिनेटर, यानी कि जो नीचे अमाउंट लिखी जाती है फॉर्मूले में, रोस के फॉर्मूले में, वो पहले से कम हो गया। जब किसी भी रेशो में ऊपर वाली अमाउंट को डिवाइड करने के लिए नीचे वाली अमाउंट छोटी हो तो आंसर प्रीवियस रेशो से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ रोज पहले से कम हुई है, बड़ी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी लिखी हुई है कि ग्रॉस प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बट प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज डिक्रीज्ड। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये पहली रेशो यानी कि इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन से कंट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट फॉर द ईयर यूज करते हैं, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक होगी बात। ऑप्शन सी लिखी हुई है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज्ड एंड कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने जो अभी अभी थोड़ी देर पहले एनालिसिस किया वो 100% इस ऑप्शन पर फिट होता है, यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज हो गया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि नीचे वाली अमाउंट यानी कि डिनोमिनेटर हैज इंक्रीज्ड इन द फॉर्मूला ऑफ रोस। देन ऑप्शन डी लिखी हुई है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज्ड एंड अ लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन रीपेड। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है कि कैश एज ए करंट एसेट कम हो गया और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो भी कम हो गई। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता। सो अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो गया और कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेज सेम तो रोज इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जी, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है कि विलियम इज अ ट्रेडर, ही हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम जेम्स टू सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। नीचे लिखा हुआ है कि When should William regard the revenue as earned? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से एक करेक्ट है। इससे पहले कि हम ऑप्शंस रीड करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। और भी सिंपलर करके बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ना कि कैश ट्रांजैक्शन से। ठीक होगी बात। चले वन बाय वन ऑप्शन को एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए लिखी हुई है कि व्हेन विलियम एक्सेप्ट्स द ऑर्डर फ्रॉम जेम्स। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है क्योंकि अभी तो सिर्फ ऑर्डर ही आया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, यानी कि ना तो गुड्स सप्लाई की हैं और ना ही कोई पेमेंट मिली है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का वक्त अभी आया ही नहीं। ठीक है। ऑप्शन बी लिखी हुई है कि व्हेन विलियम डिलीवर्स द गुड्स टू जेम्स। ये ऑप्शन ठीक लग रही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करें जब गुड्स डिलीवर हो जाएं या सर्विसेज कंप्लीट हो जाएं। जब गुड्स या सर्विसेज डिलीवर हो जाएं तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू अर्न हो गया, चाहे कैश अभी ना भी मिला हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब विलियम जेम्स को गुड्स डिलीवर कर देगा तो वो अपनी बुक्स में इसको रेवेन्यू यानी कि क्रेडिट सेल्स लिख सकता है। ऑप्शन सी लिखी हुई है कि व्हेन विलियम रिसीव्स फुल पेमेंट फॉर द गुड्स फ्रॉम जेम्स। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये ऑप्शन ये बता रही है कि ये कैश बेसिस अकाउंटिंग है, ना कि एक्रूवल बेसिस। जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बात है। ठीक है ना। तो फिर ये तो एक्रूवल बेसिस के स्कोप से ही आउट हो गया ना। और एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग ये कहती है कि रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो जाए, ना कि जब कैश मिले। अर्निंग और कैश रिसीट दो अलग चीजें हैं। ठीक है। ऑप्शन डी लिखी हुई है कि व्हेन विलियम रिसीव्स द फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम जेम्स। अगेन
ये ऑप्शन भी गलत ही है, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, और जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाती ये बिजनेस की करंट लायबिलिटी कंसीडर की जाती है, और ये कभी भी अर्नड रेवेन्यू नहीं कहलाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।